हेलो बच्चों, एग्री बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से मैं रोहित यादव आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म पर हम एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के कुछ मिसलेनियस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का लेकर आए हैं, ऑल एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू। इसमें हम एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं नीट 2023 के लिए, वो सारे हम कवर करेंगे। ये हमारी 4-5 पार्ट में सीरीज चलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर दी हार्मोन हुज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज शोन इन द गिवन डायग्राम। दिए हुए डायग्राम में इस हार्मोन का क्रियाविधि दी गई है, आपको इन स्टेटमेंट को पढ़कर सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, दिस हार्मोन विल मोस्ट लाइकली बी सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूरल सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस की न्यूरल सेल से स्त्रावित यानी कि सीक्रेट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, दिस हार्मोन कैन नॉट बी थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। ये हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन नहीं हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, दिस हार्मोन कैन बी अ डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव है। चौथा स्टेटमेंट, दिस हार्मोन विल वी हैव एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ऑनसेट ऑफ एक्शन। इस हार्मोन का जो एक्शन है वो बहुत इंस्टेंटेनियस, क्षणिक है, तो तत्काल होने वाला एक्शन है। अगर हम इस हार्मोन्स के मैकेनिज्म एक्शन को ध्यान से देखें डायग्राम को, तो आपको ये जो हार्मोन दिख रहा है वो बिल्कुल, अब देखिए ये हार्मोन है, ये क्या है, आपकी यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अपने टारगेट पॉइंट पर जाकर एक्टिव हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये हार्मोन क्या होगा, फॉस्फोलिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब फैटी एसिड सॉल्युबल होना चाहिए, तभी ये इस लेयर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या आपकी मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की। तो अगर हम देखें ये हार्मोन फॉस्फोलिपिड को क्रॉस कर रहा है, तो हार्मोन के बारे में जब हम देखते हैं कि हार्मोन के नेचर के हिसाब से दो टाइप के, प्रोटीनीशियस और स्टेरॉइड। ठीक है, प्रोटीनीशियस जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। प्रोटीनीशियस हार्मोन्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को पास या क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करो तो ये फैटी एसिड सॉल्युबल होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को पास या क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हार्मोन होगा इसका नेचर होगा स्टेरॉइड टाइप, स्टेरॉइड नेचर का होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो ये हार्मोन्स का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें इसके जस्ट नीचे लिखा है एस्ट्रोजन। और सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड नेचर का है। अब ये हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो हार्मोन मैकेनिज्म दिया है वो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन का है। अब हम जानते हैं कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, दिस हार्मोन कैन बी डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हार्मोन्स के बारे में और जानकारी दूं तो हार्मोन्स का टर्म पहली बार वायलेस और स्टर्लिंग ने दिया था। ठीक है, प्लांट हार्मोन एनिमल हार्मोन्स होते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और एनिमल हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, जो अपनी प्रत्येक सेल, ईच सेल, प्लांट की हर एक सेल प्लांट हार्मोन सीक्रेट करती है। लेकिन एनिमल हार्मोन्स कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा सीक्रेट होते हैं, स्त्रावित होते हैं, जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं, जो डक्टलेस होती हैं। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू डिफ्यूज होते हैं, है ना। लेकिन जो एनिमल हार्मोन्स है वो किसके थ्रू डिफ्यूज होते हैं, ब्लड के थ्रू। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर द पर्पज ऑफ एक्स इज। दिए हुए डायग्राम में ये जो सेटअप बनाया गया है, इसमें एक्स का क्या पर्पज, क्या उद्देश्य, क्या काम है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ वाटर, पानी को मिलाने के लिए। दूसरा ऑप्शन एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट जो भी दिए गए हैं उनको मिलाने के लिए। रिमूवल ऑफ वेस्टेज, इसके अंदर जो भी वेस्टेज हो रहा है उसको
बाहर निकालने के लिए, या थर्ड ऑप्शन एरेशन का। तो ये आपका न्यूट्रेंट चैप्टर है उससे लिया गया डायग्राम है। तो इसमें ये लिखा था स्टेयरिंग, मतलब इसको हिलाने के लिए काम किया जाता है, इससे हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर एरेशन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एरेशन, डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दिए हुए डायग्राम को देखकर आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिया हुआ है, उसके बारे में क्या सही है वो बताना है। देखिए हम देखें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करें तो जो हमारी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तो उनकी जो चिमनियों से धुआं निकलता है तो ये वहाँ लगाया जाता है, ताकि क्या हो कि उनके अंदर से जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो पॉल्यूटेड एयर है, जो डर्टी एयर है, वो बाहर ना जाए, उसको क्लीन करके हम बाहर एग्जॉस्ट कर दें, उसको छोड़ दें। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से सही स्टेटमेंट दिखाना है। तो पहला स्टेटमेंट है, आ नेगेटिव वोल्टेज आयोनाइज द एयर अराउंड द वायर दैट इन टर्न आयोनाइज द पार्टिकल्स इन द एयर स्ट्रीम। बोल रहे हैं कि जो निगेटिव आयोनाइजर होता है, जो निगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है एयर के आसपास, वायर के आसपास, वो पार्टिकल्स को भी क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है एयर स्ट्रीम के। दूसरा है, दे आर एबल टू रिमूव 75% ऑफ, दे आर एबल टू रिमूव 75% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो भी पार्टिकुलेट मैटर एग्जॉस्ट हो रहा है उसका 75% ये क्या कर देते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है, द वोल्टेज ऑफ एयर बिटवीन द वोल्टेज ऑफ एयर बिटवीन द रैपिड इनफ between the plates must be rapid enough to allow इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल। मतलब डस्ट पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसमें जो एयर जा रही है, डर्टी एयर, वो बहुत फास्ट गति से जाए, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा हूँ। अगला स्टेटमेंट देखें तो 2.5 पार्टिकल्स का जो साइज होता है, आर मोर इजीली रिमूव बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन देन द लार्जर साइज पार्टिकुलेट मैटर। छोटे आकार के 2.5 आकार के जो पार्टिकल्स हैं उनको आसानी से रिमूव कर देता है और बड़े आकार के पार्टिकल को रिमूव नहीं कर पाता, ऐसा ये स्टेटमेंट। अगर हम ध्यान से देखें, एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे तो ये जो दिए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमको मैनिपुलेट किया गया है ना, पागल बनाने की कोशिश की। जैसे यहाँ देखा जाए तो इसमें लिखा है 75% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है। अगर यहाँ देखो, द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेस मस्ट बी रैपिड इनफ, नहीं, यहाँ लिखा है मस्ट बी लो इनफ, इतनी कम होनी चाहिए ताकि प्रेसिपिटेशन अपना काम कर सके। लास्ट वाला देखोगे तो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर की साइज या उससे छोटी वेरी 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 स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव नहीं कर पाता है, बड़े साइज के पार्टिकल को जल्दी रिमूव कर लेता है। तो हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन राइट है। अगर हम देखें इसमें तो राइट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर, व्हाट कैन बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक रिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम बनाया गया है, वो बोल रहे हैं ए और बी रिस्पेक्टिवली क्या होंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए, ये देख रहे इधर लिखा है द फिश किल डिसअपीयरेंस, फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर, है ना। इधर लिखा है रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर, है ना, क्लीन वाटर का रीअपीयरेंस हो रहा है। देखिए अगर आप बात करोगे तो जब क्लीन वाटर, स्वच्छ वाटर होगा, पॉल्यूशन कम होगा, तो उसके अंदर क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन है मतलब वाटर साफ है, पीने योग्य। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो फिश मर रही है, इसका मतलब उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है तो फिश क्या होंगी? ऑक्सीजन की लैक की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगी। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये इधर नीचा है और फिर धीरे धीरे बढ़ गया, यानी कि यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन कम थी तो फिश मर गई। जैसे जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ी तो रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, मतलब साफ स्वच्छ पानी के जो जीव हैं उनका रीअपीयरेंस हो जा रहा है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़। तो इसका मतलब ए हमारा जो है वो होगा आपका DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन।
और जो बी है वो होगा हमारा BOD, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म क्या है BOD का? BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, देखिए अब BOD के अकॉर्डिंग हम वाटर को पॉल्यूटेड है या नहीं उससे बात करते हैं। यदि किसी की BOD ज्यादा है, BOD हाई है, इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हाई है ना। उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है तो डिकम्पोजिशन भी क्या होगा? हाई होगा, है ना। ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, डिकम्पोजिशन हाई होगा, इसका मतलब उसके अंदर पॉल्यूशन भी ज्यादा है। इसका मतलब यदि BOD ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, मतलब वो पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ए आपका डिजोल्व ऑक्सीजन DO है, बी आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD है, तो ऑप्शन राइट है आपका बी। देखिए बी ऑप्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन सीन इन द कैलाट्रोपिस इन रिप्रेजेंटेड वाई इज रिप्रेजेंटेड वाई। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से उन्होंने पूछा है कि कैलाट्रोपिस इनमें से कौन सा एस्टिवेशन पुष्प दल विन्यास दिखाता है। अगर आप बात करो एस्टिवेशन की, पुष्प दल विन्यास की, तो पुष्प दल विन्यास का मतलब क्या होता है? देखिए अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स में बात करिए, देखिए ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। एक पंखुड़ी उसको पेटल्स, और एक पत्ती जैसा जो फ्लावर के नीचे स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर, उसको सेपल्स। इन सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और इन पेटल्स के ग्रुप को, सारे पेटल को एक साथ क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है। सेपल्स जो ग्रीन कलर होता है उसका काम क्या होता है? फ्लावर को अर्ली स्टेज में, बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना। पेटल्स कलरफुल होते हैं तो इनको एडवर्टाइजिंग फ्लैग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाएगा कि एडवर्टाइजिंग फ्लैग किससे संबंधित है, तो वो पेटल से है। एडवर्टाइज, जैसे एडवर्टाइज क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, लुभावने होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे ही ये भी कलरफुल होते हैं और ये क्या करते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि क्या हो जाए? पॉलिनेशन हो जाए। तो ये भी याद रखना, पेटल्स एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहलाते हैं। अब इन पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर में, किस तरह से पेटल और सेपल एक दूसरे में व्यवस्थित है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। ठीक है, ये है एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। अगर हम बात करें एस्टिवेशन की तो पहला एस्टिवेशन है हमारा वेलवेट। क्या है? वेलवेट। हिंदी में बोलते हैं कोर स्पर्शी। क्या बोलते हैं? कोर स्पर्शी। अगर आप वेलवेट एस्टिवेशन की बात करो तो वेलवेट एस्टिवेशन में जो आपके पेटल्स हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं? एक दूसरे के कोर से लगे हुए होते हैं, मतलब ना तो किसी को ओवरलैप करेंगे, बस क्या करेंगे? कोर से कोर टच होगा। हिंदी में नाम ही है कोर स्पर्शी, यानी कि क्या है? कोर से कोर क्या हुई? टच हुई। ठीक है, तो इस प्रकार का एस्टिवेशन कहलाता है आपका वेलवेट। एग्जाम्पल की बात करें तो VCMR है ना। वेलवेट आपका कैलाट्रोपिस, मस्टर्ड, रेडिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा कैलाट्रोपिस का जो एस्टिवेशन है वो कौन से प्रकार का है? वो आपका है वेलवेट टाइप का। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो वेलवेट के बाद आपका आएगा ट्विस्टेड। कौन सा आएगा? ट्विस्टेड, है ना। ट्विस्टेड की बात करोगे तो ट्विस्ट, जैसे IPL में ट्विस्ट आते रहते हैं, मूवी में ट्विस्ट आते रहते हैं, ऐसे ही CCL IPL होता है, CCL छत्तीसगढ़ कॉलेज लीग, उसके अंदर भी ट्विस्ट आता रहता है। तो C से है आपका चाइना रोज, C से अगला है कॉटन, और L से है आपका लेडी फिंगर। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है, जो इसके पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे, देखिए बिल्कुल रेगुलर ओवरलैपिंग है, एक इसका कॉर्नर अंदर है तो एक बाहर है, इसका एक कॉर्नर अंदर तो एक बाहर, इसका एक कॉर्नर अंदर एक बाहर, इसका एक कॉर्नर अंदर एक बाहर, इसका एक कॉर्नर अंदर एक बाहर, मतलब रेगुलर मैनर में नियमित रूप से क्या होती है, अतिव्यापन ओवरलैपिंग होती है। अगर हम बात करें इम्ब्रिकेट की, इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन, तो उसके अंदर जो है, जो ओवरलैपिंग है वो इर्रेगुलर है, कोई रेगुलर मैनर नहीं, इसके दोनों एंड अंदर है तो इसका एक एंड बाहर अंदर है, इसके दोनों एंड बाहर है, इसका एक अंदर बाहर, तो मतलब इसमें ओवरलैपिंग अतिव्यापन है, पर कोई फिक्स मैनर कि भैया एक का अंदर एक का बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी दोनों पेटल्स अंदर होंगे, किसी दोनों कोने पेटल्स के अंदर होंगे, कभी का एक का कोना अंदर एक बाहर होगा। तो इस प्रकार का जो है वो आपका केसिया में होता है। किसमें होता है? केसिया। अगर हम लास्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, इसको हम बोलते हैं आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ध्वजिक पुष्पदल विन्यास। ध्वजिक पुष्पदल विन्यास की अगर बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है इसको स्टैंडर्ड यानी कि ध्वज बोलते हैं, ये जो दिख रहे हैं उन्हें हम विंग्स बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है उसे हम कील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कील। ये जो आपका प्रकार का विशेष टाइप का एस्टिवेशन है वो पल्सिस, लेगुमिनस या फेबेसी फैमिली कुल में पाया जाता है ना। तो इसका एग्जांपल है फेबेसी विंग्स कील। और इंपॉर्टेंट यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ये बोट स्ट्रक्चर जैसा होता है। किसके जैसा? बोट स्ट्रक्चर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर हमने 5-6 क्वेश्चन कवर कर लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कि कैलेट्रोपिस में कौन से प्रकार का एस्टिवेशन देखा जाता है, तो उदाहरण है वेलवेट, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट था।